साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सज्जाद नोमानी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्समैन था। अपने स्वास्थ्य की वजह से मैंने ये पद छोड़ा। मैं वर्किंग कमेटी का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। संविधान सुरक्षा कमेटी, उसका मैं प्रेसिडियम का मेंबर हूँ। और अलायंस फॉर जस्टिस एंड पीस, जिसके प्रेसिडेंट जस्टिस पी.वी. सावंत हैं, जो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। इसी तरह अनेक कमेटियों का और ऑर्गेनाइजेशंस का मैं पद अधिकारी हूँ। रहमान फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ मैंने कायम की है। वो माइक नहीं है ना, अब जितना भी हो सके इसी को आप आ रही है सर। मैं इस समय यहाँ जो आया हूँ किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए, इसलिए कि ये मेरी आस्था है कि ये सिर्फ किसान आंदोलन अब नहीं रहा, ये देश की व्यवस्था को बदलने वाला आंदोलन बन गया। देश जिस प्रोग्राम के तहत आज़ाद कराया गया था, उसमें साफ तौर पर यह बात तय थी कि यहाँ एक समाजवादी निज़ाम कायम होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का प्रेम्बल है, उसमें भी लिखा हुआ है कि हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जिस देश को अब कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं वो सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम भी समाजवादी होगा, जिसमें जस्टिस होगा, जिसमें आज़ादी होगी, जिसमें भाईचारा होगा। मगर ये बात बहुत अफसोस की है कि आज़ादी के बाद से ही देश को जिस रुख पर चलाया गया वो इसके उल्टा रुख था। विशेषकर 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आई, इसने बहुत तेज़ी के साथ इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवे रख दिया, और एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए गए जो देश हित में नहीं थे, देश के लोगों के हित में नहीं थे। यहाँ तक कि यह आखिरी कानून जो बनाया गया किसानों के बारे में, ये तो ऐसा नंगा कानून है कि साफ लगता है कि इंडस्ट्री पर कब्जा करने के बाद और छोटे व्यापारियों को ख़त्म करने के बाद अब इस देश के किसानों से भी उनकी पैदावार को छीन लेना और खुद ज़मीन पर कब्जा कर लेना और किसानों को ग़ुलाम बना देना। और जब किसान ग़ुलाम बनेगा तो देश की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं रह सकती, देश की एजुकेशन पॉलिसी आज़ाद नहीं रह सकती, पूरे देश के सिस्टम फिर से ग़ुलामी के शिकार हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने अपनी इस देश का प्रेम का तकाज़ा समझा, इस देश के साथ जो हमारी अटूट वफादारी है, ये उसका तकाज़ा समझा कि हम खुलकर इस आंदोलन के समर्थन के लिए निकलें और पूरे देश के लोगों में एक जागरूकता पैदा करने में हम भी अपना छोटा सा हिस्सा लगाएं। अब हालत ये है कि अब पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमारे लोग जा रहे हैं, वो ये बात साफ देख रहे हैं कि अब किसानों के अलावा देश के आम गरीब लोग, मजदूर लोग, मजलूम लोग, अल्पसंख्यक लोग, वो सब लोग जो किसी न किसी तरह सिस्टम के अन्याय का शिकार थे, वो सब अब इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदें इस आंदोलन से कायम हो रही हैं। मैं यही संदेश लेकर यहाँ आया हूँ और आपके माध्यम से भी यही चाहता हूँ कि दूर दूर तक देशवासियों तक आप मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ। ये पैगाम मेरा व्यक्तिगत पैगाम नहीं है, ये देश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, मजलूमों का पैगाम। मौलाना जी,
जब किसान का मुद्दा आता है तो किसान की कोई जात धर्म नहीं होती, वो कृषि करता है, खेती बाड़ी जो करता है वो किसान है। मगर जब तो मुस्लिम भाईचारा बोले तब वो पाकिस्तानी, सिख बोले तो वो खालिस्तानी, अब आंदोलन में बोले तो वो नक्सली। सरकार ऐसे टैग लगाकर चाहती क्या है देश में? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार भटकाना चाहती है, मुद्दों को भटकाना चाहती है, असली मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, देशवासियों को मिसगाइड करना चाहती है कि लोग ये समझें। लेकिन मैं आपके साथ इस एहसास में शरीक हूँ कि अब देश के लोग इतने बेखबर, बेपढ़े लिखे और मूर्ख नहीं रहे। अब देश सब समझ गया है। होंगे मुट्ठी भर दो चार लोग, भक्त लोग, लेकिन पूरे देश ये समझ गया है कि न ये खालिस्तानी है, न ये पाकिस्तानी है, न ये अफगानिस्तानी है, न ये माओवादी हैं, न ये कोई हैं। ये शुद्ध भारती हैं और भारत के ऊपर अपनी जान निछावर करने वाले लोग हैं। क्या इस बात का सबूत ये काफ़ी नहीं है कि यहाँ जो लाखों लोग बैठे हुए हैं और बॉर्डर्स पर, इन्हीं के बेटे सरहदों पर हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये इनकी देशभक्ति में शक करना, अब ये इसके बाद भी इसके किसी जवाब की ज़रूरत है। इनसे ज़्यादा देशभक्त मुल्क में और कौन है? हर परिवार का कोई न कोई सदस्य बॉर्डर पर है। तो हमारा तो नारा था जय जवान जय किसान। अब क्या हम अपने जवानों को भी हम गद्दार कहेंगे? क्या अपने किसानों को भी हम पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी कहेंगे? मैं तो समझता हूँ ये बात जितना वो कह रहे हैं उतना ही अंदर से उनका कालापन बाहर आ रहा है। आपको लग रहा है कि जो काम एनआरसी नहीं कर पाई, जो सीए वाला मुद्दा नहीं कर पाया, जो धारा 370, वो ये किसान आंदोलन कर रहा है, अब ये जन की आवाज बन गई है? उसमें ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि सीए, एनआरसी और एनपीआर ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी कानून है। ये प्रोपेगेंडा किया गया था। सच्चाई तो ये नहीं है। जिन लोगों ने वो कानून पढ़े वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो देश के 85% आबादी के खिलाफ था। इसके सबसे बड़ा सबूत ये है कि आसाम में जिन लोगों की सिटीजनशिप वो डी कैटेगरी में आई, उनमें तो सिर्फ 4.5 लाख लोग मुसलमान थे, 14.5 लाख तो SC ST के लोग थे, नॉन मुस्लिम लोग थे। तो उस प्रोपेगेंडे की वजह से थोड़े दिन ये भ्रम रहा। लेकिन ये भी अच्छा हुआ तब एक ऐसा मुद्दा आ गया जिसमें न कोई जात न कोई धर्म, सब समझ रहे हैं कि ये क्या है, सबके लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा दूसरे और कानूनों के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलनों को भी पहुंचेगा। वहां फिर सब इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ उठाएं। मौलाना साहब, एक सवाल है मेरा। जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया इस आंदोलन को पूरी तरह गैर संवैधानिक बता रही है, देश के खिलाफ बता रही है, क्या कहना है सर इसके बारे में? मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं रॉन्ग स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ। वो झूठा मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। एक ही बिजनेसमैन कारपोरेट अंबानी, 27 चैनल तो उसके हैं। तो क्या हम उन चैनलों से ये आशा कर सकते हैं कि वो आपकी वो आवाज़ और हमारी वो आवाज़ जो पूंजीपतियों के खिलाफ है वो क्या उसको पहुंचाएगी? लेकिन इसके बावजूद आप देखिए हर कच्चे पक्के घर में ये आवाज़ पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है। जिनकी आवाज़ नहीं होती उनकी ये आवाज़ है। और भी बहुत से चैनल हैं वो भी इसको प्रसारित कर रहे हैं। और अब गोदी मीडिया अपने भरोसा खो चुका है। सारे लोग जान गए हैं कि ये गोदी मीडिया किसकी बात करता है, किसकी बात को छुपाता और दबाता। सर, पत्रकारों को जिस तरह इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जैसे भी आपने बात की, सब जान चुके हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि इंटरनेट जब बंद कर दिया गया तो इसके दो पहलू सामने आए कि एक तो जो है बौखलाहट फैल सकती थी, तो दूसरी जो ये हुई कि हमारी जो कौम है उसका दूसरा एक एंगल होता है सोचने का। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो इंटरनेट बंद हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई बहन वहाँ पे हैं, उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो और गिनती में ज़्यादा आ गए यहाँ पे। तो आप क्या देखते हैं कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ लोग आपस में क्या बातें करते हैं, वो क्या सोचते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ देश तैयार है आंदोलन में जुड़ने के लिए। जहाँ जिस स्तर पर जिसको जुड़ने का अवसर मिलेगा, मुझे और आपको ज़्यादा कॉल नहीं करना पड़ेगा। लोग समझ गए ये बहुत, हम एक नए मोड़ पर आ गए। भारत का सिस्टम बदलने का एक अवसर आ गया है। देश के अंदर जागरूकता और अवेयरनेस बढ़ गई है। और जैसे कि आपने भी कहा
कि जब इंटरनेट बंद किया गया तो पब्लिक और ज़्यादा आ गई। तो ये जितना प्रयास करेंगे, जितनी लाठियां चलाएंगे, जितनी कीलें लगाएंगे, जितने रास्ते बंद करेंगे, उतना ही देश इस आंदोलन से जुड़ेगा। सर, सोशल मीडिया के पत्रकारों को जिस तरह सरकार के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है इस आंदोलन को दिखाने की वजह से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया के पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि अगर उनका कोई संगठन नहीं है तो वो संगठित हो और संगठित होकर ह्यूमन राइट्स में जाएं और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेव करने वाले नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाएं। एक जैसे जमाती कह के पहले बदनाम किया गया था कोरोना वायरस को लेकर, यहाँ पे आंदोलन की नाम का एक वर्ड यूज़ किया है। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूँ, बहुत गौरव के साथ कहता हूँ, मैंने महिलाओं के लिए जब वोटिंग का मसला था उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। मैंने सीए और एनपीआर के बारे में आंदोलन में हिस्सा लिया था। और जिस आंदोलन में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ मजलूमों के अधिकारों की आवाज़ उठाई जा रही है, मैं उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ। अगर यही आंदोलन जीवी होना है तो मुझे फ़ख्र है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री को सदन में इतनी लो स्टैंडर्ड तक उतरते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो परजीवी जो कहते हैं, वो कीड़े मकोड़ों का नाम देते हैं, वो पैरासाइट का नाम देते हैं। भारत की जो सदन है, पार्लियामेंट है, कम से कम उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह की बात, अगर ये परजीवी हम हैं तो गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था, भगत सिंह के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे? मौलाना आज़ाद के बारे में क्या कहेंगे? मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और मौलाना मदनी के बारे में क्या कहेंगे? और उन हज़ारों लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनको फांसी के फंदे में लटकाया गया था और जिनको जेल की कोठरी में डाल दिया गया था, जिनको काला पानी कर दिया गया था? ये सब आंदोलनकारी ही लोग थे और उन्हीं आंदोलन की बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ। जब भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी तो आंदोलन होगा और उस आंदोलन से जो जालिम लोग हिट होंगे वो इसी तरह के शब्द बोलेंगे। सवाल ये है सर कि इसका समाधान कैसे होगा? 80 दिन बीत गए और जो है पिछले 23 दिनों से देखें तो वार्ता का दौर रुका हुआ है। आप यकीन रखिए 80 दिन कुछ नहीं होते, सिस्टम को बदलने में 80 महीने भी लग सकते हैं। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से लगातार किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में शक्ति प्रदर्शन है, क्या लगता है ये शक्ति प्रदर्शन जो ये प्रदर्शन पूरे देश में फैलेगा, तब इसकी आवाज़ में बहुत मजबूती आएगी। अभी शुरुआत हुई है। आप ये मत गिनिए कि 80 दिन हुए हैं। हिस्ट्री पढ़िए। साउथ अफ्रीका को आज़ाद करने के लिए 28 साल लगे थे। 28 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे। सवाल ये है सर कि पिछले 23 दिनों से वार्ता रुकी हुई है, उस पर बात करना। वार्ता इधर से नहीं बंद की गई। संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरों ने सब ने यही कहा है, हम वार्ता के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन वार्ता फॉर वार्ता ओनली, ये तो मजाक है। आप जाकर बैठते हैं, आप वही बात दोहराने लगते हैं जो पिछले 11-12 बार में आपने देखा। तब भी मैं दाद देता हूँ इस लीडरशिप की समझदारी को कि इन्होंने अपनी तरफ से ये कहकर वार्ता को बंद नहीं किया कि साहब कोई नई बात तो होती नहीं। इसलिए कि अगर इधर से बंद कर देते तो वो बदनाम करते कि देखिए ये लोग बातचीत करने को तैयार हैं। मौलाना साहब आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल 18 तारीख को रैली रोकी जानी है, आप उसकी हिमायत करोगे? इसी के साथ जोड़ के सवाल है, इसी के साथ मौलाना जी इसी के साथ जोड़ के सवाल है कि आपने कहा मैं आंदोलनों में हिस्सा लेता रहूं, हिस्सा लेते रहेंगे या हिस्सा बनेंगे? अब मुझे नहीं पता इन दोनों में क्या अंतर है। मतलब अंतर ये है कि आप आज आए हैं, सर से पैर तक आंदोलन हूँ। और याद रखें कि जिस भी बात का ऐलान हमारे जत्थेदार बुजुर्ग करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा, सज्जाद नुमानी उसके साथ। धन्यवाद। आपको ना संगठन की तौर से, मंच की ओर से सम्मानित किया जाए।